तो आज के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखिए, आज का पहला एडिटोरियल है, इन तमिलनाडु गवर्नर ओवरस्टेप्ड बाउंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की जा रही है कि गवर्नर क्या कर रहे हैं, अपने जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसको ओवरस्टेप कर रहे हैं। ठीक है, ये हमको पहले भी देखा गया है गवर्नर के केस में। आपको याद होगा कर्नाटका का इलेक्शन, वहाँ पे फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया था तो लार्जेस्ट पार्टी को नहीं बुलाया गया था। फिर जाके सरकार सीएम का शपथ ग्रहण हो चुका था, ओथ ले लिया गया था। फिर फ्लोर टेस्ट होता है, फ्लोर टेस्ट में सरकार अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाई थी, फिर रिज़ाइन करना पड़ा था। उसके बाद फिर कोलिशन का गवर्नमेंट बना था। तो ऐसे चीज़ें हमने आगे भी देखी हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, इन तमिलनाडु गवर्नर्स डिले डिड नॉट डू जस्टिस टू द वर्डिक्ट। मतलब गवर्नर को बुलाना चाहिए था, इनविटेशन देना चाहिए था। क्या करना चाहिए था, इनविटेशन देना चाहिए था। किसको? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को। किसको? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को क्या करना चाहिए था, इनवाइट करना चाहिए था। किस लिए? सरकार गठन करने के लिए। ठीक है, ऑथर का कहना है, गुलाम मुस्तफ़ा साहब है, फैजान मुस्तफ़ा साहब है। तो क्या करें, गवर्नर को बुलाना चाहिए था लार्जेस्ट पार्टी को, लेकिन गवर्नर जो डिले कर रहे हैं ना बुलाने में, इसलिए क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या होता है, ये रूम प्रोवाइड करता है हॉर्स ट्रेडिंग के लिए। किस चीज़ के लिए? हॉर्स ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, इससे क्या होता है, लाइक अलग अलग पार्टी, हमने पहले भी देखा है ना, हॉर्स ट्रेडिंग होने लगता है। एमएलएस का होटल में, रिसोर्ट में ठहरने लगते हैं और खरीद फरोख्त की काम होने लगती है। तो मतलब ये डिले नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, डिले नहीं होना चाहिए। इतना अगर आप डिले करेंगे बुलाने में तो समस्या हो सकती है। ठीक है, तो आपको गवर्नर साहब को क्या करना चाहिए था, एकदम न्यूट्रल एक्ट करना चाहिए था और बुला लेना चाहिए था। ऐसा कहना है ऑथर का, और कई एक्सपर्ट्स का भी ऐसा ही कहना है। बुलाना चाहिए था सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को। हालांकि उनको भी पूरा का पूरा मेजोरिटी नहीं है कि वो सरकार बना ले, लेकिन आप बुलाइए तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का। इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन का अपने नतीजे आ गए हैं, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाइए, वो प्रूफ करके दिखाएंगी, है ना, फ्लोर पे दिखाएगी, है ना, असेंबली के फ्लोर पे दिखाएंगी। अगर वो सक्षम होंगे तो सरकार बनेगा, सक्षम नहीं होंगे तो देखा जाएगा। लेकिन आप बात तो सुनिए पहले, है ना, उनका बात तो सुनिए। वो सरकार बनाना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो ऐसा कहना है। तो क्या यही कहा जा रहा है कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को हमको क्या एकदम तन और मन से फॉलो करना है। ठीक है ना, तन और मन से मतलब इन टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो भी, और स्पिरिट जो स्पिरिट में है वो भी आप फॉलो करें। ठीक है, टेक्स्ट में जो है और उसका स्पिरिट जो है वो भी फॉलो करें। ठीक है ना, गवर्नर को पार्टीशन नहीं होना है ना, बायस नहीं रहना है। संविधान का भी यही कहना था, और संविधान जो हमारी सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी, BR अम्बेडकर का भी यही कहना था कि गवर्नर का जो ऑफिस हो वो कैसा हो, न्यूट्रल हो। कैसा हो? न्यूट्रल हो। ठीक है, वो किसी के लिए बायस ना हो, है ना, और वो न्यूट्रली एक्ट करे। ठीक है तो लेकिन ये सब जो चीज़ें हो रही है, ये संदेह पैदा कर रही है। ठीक है ना, और गवर्नर का ऑफिस पॉलिटिसाइज हो रहा है इस वजह से। ठीक है, ऐसा देखा जाता है आमतौर पे। ठीक है, और इलेक्शन जो हुआ है, जो मैंडेट आया है, जनता की जो है ना मत आई है, मैंडेट आई है, उसके विरुद्ध ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इशारा करती हैं। ठीक है, इलेक्शन हो गया तो मतों का सम्मान हो और बुलाया जाए जो सरकार गठन करने के, फिर आगे प्रक्रिया चलाई जाए। कोई मेजॉरिटी प्रूफ कर पाएगी नहीं कर पाएगी अलग बात है, पहले बुलाइए तो आप, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, इसमें ऑथर ने कई सारे केस भी मेंशन किए हैं। जैसे कि आप देखेंगे, एक ये मेंस में आप इसको इन सब केसेस को कोट किया करें, जैसे कि SR बोम्बाई केस, है ना, बोमाई केस, सॉरी बोमाई केस। ठीक है, SR बोमाई केस 1994 में हुई थी। ठीक है,
इस केस के अनुसार क्या बोला गया था इसमें कि जो मेजोरिटी है गवर्नमेंट का, मेजोरिटी की जो गवर्नमेंट की है यानी कि सरकार गठन करेंगे, जो पार्टी की मेजोरिटी जो उन्होंने सीट जीती है वो कहाँ प्रूव होना है? प्रूव होना है असेंबली के फ्लोर पे। फ्लोर टेस्ट की बात कही गई है ना, फ्लोर टेस्ट की बात कही गई। फ्लोर पे टेस्ट होगी, असेंबली के फ्लोर पे टेस्ट होगी, ना कि गवर्नर के ऑफिस में। ठीक है, यह एक केस था ना। नेबम रेबिया करके एक ना केस था, नेबम रेबिया करके भी एक केस था, 2016 का है ये। इसको भी आप मेंस में लिखा करें। इसमें कहा गया था गवर्नर को न्यूट्रल होना चाहिए, गवर्नर शुड बी न्यूट्रल। तो मेंस में कोट करें, आपके नंबर बढ़ेंगे केसेस को आप जब कोट करते हैं। तो एक शमशेर सिंह केस भी हुआ था, ठीक है, 1974 का ये केस है। इसको कहा गया कि गवर्नर मोस्टली उनको क्या करना है, एड एंड एडवाइस पे एक्ट करना है, ठीक है ना। किसके? सीएम के एड एंड एडवाइस पे एक्ट करना है उनको, ठीक है। तो ये सब चीज़ थी, लेकिन हालांकि अभी जो डिले हो रहा है इससे कई सारी प्रतिक्रियाएं, आलोचनाएं हो रही हैं। तो कहने का मतलब यही है, वे फॉरवर्ड अगर देखा जाए, है ना, तो गवर्नर, ये सब जो समस्याएं आती है ये कहीं ना कहीं गवर्नर के जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है इन सब पे भी डिपेंड करता है कि सेंटर अपॉइंट करती है तो कहीं ना कहीं वो कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट में समस्या है उनके, उसको ठीक किया जाए। दूसरा बात अगर कहा जाए कि टाइम बाउंड फ्लोर टेस्ट का एक नियम बनाया जाए, नहीं तो क्या होता है हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह, पता है आपको। उसके बाद जो आपका रीजंस है ना, कोई भी रीज़न हो, वो गवर्नर जो रीज़न देते हैं उसको आप लिखित में दीजिए, रिटन में दीजिए कि भाई हम इसलिए आपको नहीं बुला रहे हैं। इन सब चीज़ों का मतलब ब्यौरा पूरा का पूरा वो लिखित में दिया करें, तभी तो जाके आदमी संतुष्ट होगा ना, वो भी कहीं दिखा पाएंगे कि हाँ गवर्नर साहब ने यह हमको कहा है। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं, आज कुछ कह दे कल कुछ हो जाए, तो ये सब अलग बात है। कहने का मतलब है कि रिटन में दिया जाए ताकि वो भी कहीं ना कहीं वो दिखा पाएँ आगे, ठीक है। और गवर्नर फाइनली न्यूट्रली एक्ट करे, कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट में एक्ट करे, ठीक है। तो यही है। और अंत में यही कहूँगा कि अगर राजभवन जो हमारा है ना, अगर वो राजभवन जो है यानी कि मतलब गवर्नर का जो ऑफिस है ना, राजभवन नहीं कहते हैं आप, है ना, उसको कुछ अलग कहते हैं, मैं अभी भूल रहा हूँ चीज़ को, बट नाम बदल दिया गया है, 2026 में ही बदला गया है, राजभवन अब नहीं कहा जाता है। तो खैर इसको गवर्नर का जो ऑफिस है ना, उसको पॉलिटिकल बैटलफील्ड ना बनाया जाए, है ना, वरना क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बैलेंस है ना, वो बिगड़ जाएगा, है ना, वो बिगड़ेगा। तो ऐसा ना हो और सभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट में काम करे, यही अपेक्षा है सबसे। धन्यवाद। तो आज का दूसरा एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, यूएई इजराइल टाइज हैव डीपर हिस्टोरिकल रूट्स, ठीक है। क्या बता रहे हैं, विवेक कटजू जी बता रहे हैं कि यूएई और इजराइल का जो टाई है वो कैसा है, काफ़ी ज़्यादा गहरा है ना, गहरा है और ऐतिहासिक है, ठीक है। कैसे? कारण बताते हैं कि देखिए, पहले क्या होता था, अलायंसेस जो होती थी मिडिल ईस्ट में, या ना, या फिर गल्फ रीजन में अलायंसेस जो होती थी वो रीजन पे बेस्ड होती थी, या फिर रीजन और रिलीजन पे बेस्ड होती थी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब नेशनल इंटरेस्ट में भी अलायंसेस बन रही हैं, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट पे, नेशनल इंटरेस्ट पे बन रही है, ठीक है, अलायंसेस बन रही है। कैसे?
देखिए इजराइल जो है है ना, इजराइल आपको पता है गल्फ स्टेट्स के खिलाफ अरब वार में, है ना, अरब वार में सारे अरब नेशंस इसके खिलाफ थे, इजराइल के खिलाफ थे। लेकिन अब क्या हुआ है, इजराइल के साथ कहीं ना कहीं यूएई, है ना, यूएई क्लोज आ गया है। ठीक है, यूएई क्या हुआ है, क्लोज आ गया है इजराइल के साथ। क्यों? कारण यह है कि 1971 में, ठीक है, 1979 में ईरान ने इसके यूएई के कुछ एरियाज को ऑक्युपाई कर लिया था इन 1971। ठीक है, इस ऑक्यूपेशन को जो ऑक्युपाई किया ईरान ने, ठीक है, यूएई के कुछ एरिया को, उसको किसने, यूएई ने इसको क्या माना, एग्रेशन माना। ठीक है, एग्रेशन माना कि भाई मेरा एरिया तूने ले लिया, मैं तो तेरे खिलाफ हूँ। यूएई जब ईरान के खिलाफ हो गई, है ना, तो ये किसके क्लोज आ गई, इजराइल के। क्योंकि इजराइल तो पहले से, है ना, 7 years वॉर और अलग अलग चीज़ों की वजह से यहाँ के कंट्रीज़ के खिलाफ थी, है ना। और तो अब क्या हुआ, इजराइल और यूएई लगभग साथ दिखते हैं हमको हर जगह। ठीक है, अब देखिए गहरी बात ये समझिए कि रिलीजन हो सकता है उनका मुस्लिम और अलग अलग सेम रिलीजन है, बट ये नेशनल इंटरेस्ट में, है ना, क्योंकि उनको सिक्योरिटी का मामला है, उनके नेशनल इंटरेस्ट का मामला है यूएई का। तो ये किसके साथ हमको दिखता है, इजराइल के साथ दिखता है। अभी हाल ही में ऐसा कहा जाता है, हाल ही में आयरन डोम, आयरन बीम, है ना, ये सब कहाँ डिप्लॉय किया गया था, यूएई में डिप्लॉय किया गया था। यूएई इनके साथ मिलके इन लोगों ने, जो अभी ये सब युद्ध चल रहा था, तो इन लोगों ने साथ मिलके, है ना, यहाँ भी डिप्लॉय किया गया था इन सब चीज़ों को। तो कहने का मतलब ये है कि अब सब चीज़ बातों में नहीं है, है ना। अब बात कहाँ पहुँच चुकी है, अब बात पहुँच चुकी है डिफेंस में। तो डिफेंस में भी हम देख रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक टाइज, है ना, स्ट्रेटेजिक टाइज डिपेन हो गई है ना। डिपेन मतलब गहरा हो गया है, समझ रहे हो ना, इजराइल और यूएई का। ठीक है, 1979 में आपको पता है ना, आयतुल्लाह खमेनी वो पावर में आते हैं ईरान में, है ना, ईरान में आते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि हमको देखने को मिलता है ये तो पूरा खिलाफ ही हो जाते हैं, इजराइल के और अलग अलग कंट्रीज़ के खिलाफ हो जाते हैं, है ना। एंटी इजराइल उनका स्टांस रहता है। अभी जिसका आपने देखा ही कैसे युद्ध चल रहा था। तो कहने का मतलब ये है, यूएई और इजराइल साथ आ जाते हैं, है ना, साथ आ जाते हैं और क्या करते हैं, साथ आ जाते हैं और कॉमन सिक्योरिटी के लिए, है ना, उनके कॉमन सिक्योरिटी के लिए, उनके कॉमन इंटरेस्ट के लिए, है ना, साथ आ जाते हैं। और क्योंकि उनका दोनों का मत यही रहता है कि ईरान को कंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। ईरान जो अपना एक्सपेंशन कर रहा है, कब्जा कर रहा है ना, उसको कंटेन करना ज़रूरी है। न्यूक्लियर भी वो डेवलप कर रहे थे तो उसके भी खिलाफ थे। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये एक आपस में मत बनी कि कंटेन करना ज़रूरी है ईरान को। तो ऐसा इन लोग ने अपने भीतर साझेदारी की और टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो जाए, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो जाए, तो इन सब चीज़ों का इन लोगों ने एग्रीमेंट किया और आगे अपने रिश्ते को बढ़ाया। आगे आर्टिकल कहता है कि देखिए ये यूएई, है ना, यूएई और इजराइल का जो पार्टनरशिप है वो टेम्परेरी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। टेम्परेरी नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए, क्योंकि बात वही है कि यूएई को अपना सिक्योरिटी चाहिए, है ना, उसके टेरिटरी का सिक्योरिटी चाहिए उसको, ठीक है।
और इसके लिए ये जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट हुआ है ना, या फिर रीअलाइनमेंट ही कह लीजिए आप। जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट इस वजह से हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि मिडिल ईस्ट में जो अब अलायंसेस बन रहे हैं वो रिलीजन से नहीं बन रहे हैं, बल्कि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखते हुए बन रहे हैं। फिर मिलेंगे कल, आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।